Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, and today we are going to our lecture number 6 for object-oriented programming, and we are going to continue our topic data types. This is part 2. डेटा टाइप में हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर को डिस्कस किया था उसमें ये स्लाइड डिस्प्ले की थी कि डेटा टाइप इन जावा हम डिस्कस करेंगे, कमेंट्स हमने डिस्कस किया था, वेरिएबल हमने डिस्कस किया और मज़ीद इसमें डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल को भी हमने डिस्कस किया करना है और उसके बाद चंद और टॉपिक हैं, हम कंटिन्यूसली इंशाल्लाह इस लेक्चर में और इससे अगले लेक्चर में इनको डिस्कस करते रहेंगे। तो जब तक इन वेरी बेसिक टॉपिक को हम डिस्कस ना करें, प्रोग्रामिंग की तरफ आना और उसको समझना मुश्किल है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम डिस्कस करने के साथ साथ उसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि जावा में इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके बाद हम इसकी छोटी प्रोग्रामिंग और उसका आउटपुट भी हम डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप्स इन जावा हमने डिस्कस किया कि दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं और रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि डेटा टाइप बेसिकली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव को हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया, एग्जांपल उसकी देखिए और इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके एग्जांपल देखते रहेंगे। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग है, एरे हैं और इस तरह की टाइप से वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चरों में देखेंगे। आइडेंटिफायर आप इसको सिंपली यूँ समझे जैसे नाम। अगर आप कोई वेरिएबल है, कोई इंटरफेस है, कोई मेथड है, कोई क्लास है। अब ये चीज़ें जैसे क्लास है, मेथड है, इंटरफेस, इनको हमने हल्का सा डिस्कस किया, लेकिन डिटेल में हम डिस्कस करते रहेंगे जब अगले लेक्चरों में। लेकिन जब भी आप कोई क्लास, मेथड, इंटरफेस या वेरिएबल डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे तो उसका एक नाम रखेंगे। उस नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं और उसके नाम के आइडेंटिफायर रखने के कुछ रूल हैं जो जावा में आपने उनको मद्देनज़र रखना है और उन रूल के तहत ही आप नाम रखेंगे। तो ऑल आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ आइदर अ लेटर, कि हमारे पास जो आइडेंटिफायर या नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ मेथड, नेम ऑफ इंटरफेसेस, ये किसी लेटर से शुरू होंगे। इंग्लिश के लेटर ए टू जी कैपिटल में हो या स्मॉल में हो या आप इसे करेंसी कैरेक्टर डॉलर है, पाउंड है और मुख्तलिफ जो करेंसी कैरेक्टर हैं, सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि दूसरे भी करेंसी कैरेक्टर हैं, उनसे आप शुरू कर सकते हैं या अंडरस्कोर से शुरू करते हैं। तो आप किसी नंबर से यानी 1 2 3 वगैरह से आप शुरू नहीं कर सकते। और करेंसी के अलावा कुछ और भी स्पेशल सिंबल है, आप उनसे किसी आइडेंटिफायर को शुरू नहीं कर सकते। तो आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर एन आइडेंटिफायर कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर के बाद जैसे ए, बी, जी वगैरह आपने लिख लिया, उसके बाद अगर आप जो कोई और कैरेक्टर जो कुछ भी हो सकता है, 1 है, 2 है, कोई सिंबल है, एक्सेट्रा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करेंसी कैरेक्टर आप इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे हम कीवर्ड कहते हैं, वो जावा के लिए ही रिजर्व है, उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड जैसे हम इंटीजर के लिए इंट इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट इस्तेमाल करते हैं और बाइट इस्तेमाल करते हैं, बूलियन इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जो जावा के लिए ही ख़ास हैं और जावा इन आपको अलाउ नहीं करने देगा कि आप उन अल्फाज को बतौर नेम के इस्तेमाल करें किसी वेरिएबल के लिए, किसी क्लास के लिए, मेथड के लिए या इंटरफेस के लिए। आइडेंटिफायर्स इन जावा आर केस सेंसिटिव, यानी आप अगर लोअर केस या अपर केस में लिखेंगे तो लोअर केस, अपर केस ये सब बिल्कुल अलग अलग मीनिंग रखेंगे। आपने दिस लिखा, आपने टी एच लिखा तो टी कैपिटल लिखा, एच स्मॉल लिखा, ये अलग है। आपने टी स्मॉल लिखा, एच कैपिटल लिखा, ये अलग है। आपने टी और एच दोनों को कैपिटल लिखा, ये तो अलग अलग आइडेंटिफायर। वेरिएबल इन जावा, हमने इस चीज़ को इससे पहले भी डिस्कस किया कि वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी है। आपके पास सिस्टम में मेमोरी रैम है, रैम में से एक पोर्शन ऑफ मेमोरी आप रिजर्व करते हैं, वो वेरिएबल है। उस मेमोरी का आप एक नाम देते हैं जिसको हम वेरिएबल नेम कहेंगे। उस वेरिएबल का आप देते हैं जिसको हम वेरिएबल नेम देते हैं और उस, देखिए वेरिएबल नेम इज समथिंग एल्स। अब उस जगह पे वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है। ठीक है जी। जैसे अगर आप ये कहेंगे कि इंटीजर ए तो आपने एक मेमोरी लोकेशन को फिक्स किया और इंटीजर से ये पता चला कि आप न्यूमेरिक टाइप है और इंटीजर से ये पता चला कि आप 4 बाइट रिजर्व कर रहे हैं और उसमें आप जो वैल्यू रखेंगे वो न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे या स्टोर करेंगे।
तो अ वेरिएबल प्रोवाइड्स अस विथ नेम्ड स्टोरेज, यानी हमारा मेमोरी तो है, स्टोरेज है, मेमोरी है, लेकिन उस मेमोरी के किसी पोर्शन को हम एक नाम देते हैं अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए। वैसे इंटरनली जो स्ट्रक्चर है उसमें उस मेमोरी के एक एड्रेस होता है, लेकिन एड्रेस से अगर हम काम करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, एड्रेस को याद करना और उससे काम करना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारी सहूलत के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस स्टोरेज को, उस एरिया को एक नाम दे देते हैं, और उस एरिया को एक टाइप भी हम डिफाइन करते हैं कि उस एरिया में किस किस्म के आप वैल्यूज़ आप स्टोर करेंगे और उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे। ईच वेरिएबल इन जावा एज अ स्पेसिफिक टाइप। ठीक है जी, स्पेसिफिक टाइप का मतलब है कि वो लोकेशन है, उसमें वो इंटीजर है, फ्लोट है, बाइट है, बोलियन है, किस टाइप का है। तो इस टाइप से उसकी साइज़ का पता चलता है, और साथ साथ उसमें किस किस्म की वैल्यू आप स्टोर करेंगे इसका आपको पता चलता है, या आप ये डिफाइन करते हैं। And layout of the variable memory, the range of the values that can be stored within the memory। आपको याद हो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम एक डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक रेंज होती है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो ये डेटा टाइप से आपको पता चलता है कि उस मेमोरी को जिसको आप रिजर्व करना चाह रहे हैं उसकी कितनी साइज़ क्या है, और उसमें जो किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हैं करेंगे, और इसकी रेंज क्या होगी। ओके, तो इसमें आप देखिएगा नीचे आपको तो नज़र आ रहा है कि वी मस्ट डिक्लेयर ऑल वेरिएबल बिफोर दे कैन बी यूज। अगर किसी वेरिएबल को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पहले आपने उसको डिक्लेयर करना है, आपने सिस्टम को बताना है कि इस किस्म का वेरिएबल है, उसका नाम ये है, और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप उसे इस्तेमाल करेंगे। तो इन जनरल जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो पहले डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप का मतलब क्या है, जैसे इंटीजर हो गया, बाइट हुआ, फ्लोट हुआ, स्ट्रिंग हुआ, ये चीज़ ये डेटा टाइप है। और उसके बाद उसके आगे उसका एक नाम होता है जिसको यहाँ पे वेरिएबल का लिखा गया है। और अगर आप चाहें तो साथ साथ वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर भी करेंगे। वैल्यू स्टोर को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियली अगर आपने वैल्यू को, वेरिएबल को डिक्लेयर किया और साथ साथ एक वैल्यू भी वहाँ पे स्टोर की, तो वैल्यू स्टोरेज इनिशियली इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो एयर डेटा टाइप इज वन ऑफ द जावास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई डेटा टाइप से पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किए, इंटीजर, फ्लोट और लॉन्ग, डबल वगैरह वगैरह, इनमें से कुछ आप लिखेंगे। एंड वेरिएबल इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। नेम ऑफ द वेरिएबल जैसे मैंने कहा था कि इंटीजर ए, इंटीजर बी और फ्लोट सी वगैरह वगैरह, तो ये ए बी सी या स्ट्रिंग, स्कूल वगैरह, ये सारी चीज़ें जिसको हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, ये उस वेरिएबल का नाम के नाम है। टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप वी कैन यूज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। अब मैं एक के बजाय एक से ज़्यादा वेरिएबल सेम टाइप के डिफाइन करना चाहूँगा, तो मैं पहले डेटा टाइप लिखूँगा, उसके बाद एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, तीसरा, चौथा, लेकिन कॉमा के साथ उनको सेपरेट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा इंटीजर ए, फिर स्टेटमेंट इज कंप्लीट, तो ए इंटीजर है, ए वेरिएबल है और किस किस्म का है, इंटीजर डेटा टाइप है। अब मैं अगर बी भी डिफाइन डिक्लेयर करना चाहूँगा, सी बी, तो मैं लिखूँगा इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर मैं सेमी कॉलन करके स्टेटमेंट को क्लोज। अब यहाँ पे आप ज़रा और वजाहत के साथ देखिएगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन जावा। डिक्लेरेशन का मतलब है कि आप बताते हैं कि नाम क्या वेरिएबल का और किस टाइप का है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये कि आप बताते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखिएगा पहले लिखा है डेटा टाइप, एनी डेटा टाइप कैन बी यूज, इंटीजर, फ्लोट वगैरह। आगे लिखा वेरिएबल, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ये भी रैंडमली, लेकिन वेरिएबल के नेम के लिए आप उसी रूल को फॉलो करेंगे जो हमने पिछली स्लाइड में इसको डिस्कस किया था। और अगर यहीं तक आप रहने देंगे तो आगे आप सेमी कॉलन लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ कोई वैल्यू भी स्टोर करे तो आप इक्वल साइन और आगे वैल्यू, वैल्यू अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो 1 2 3 1.5 वगैरह, कोई आपके पास कैरेक्टर है तो ए बी सी डी वगैरह, स्ट्रिंग है तो आप उसी लिहाज से वैल्यू असाइन करेंगे। और आप देखिएगा नीचे एक एग्जांपल है। एग्जांपल में
इंटीजर नंबर इक्वल्स 10। अब यहाँ पे जो इंटीजर इंट लिखा हुआ है वो डेटा टाइप है। वो क्या है? डेटा टाइप। नंबर ये वेरिएबल नेम है। नंबर वेरिएबल नेम है। इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है। और 10 क्या? उस वेरिएबल की वैल्यू है। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम क्या था? नंबर। और नंबर की एक वैल्यू हमने स्टोर की है, वैल्यू क्या है? 10। अब हम चाह रहे हैं कि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करें लेकिन वो सेम टाइप के हों, तो एक लाइन में हम यही काम कर सकते हैं। इस तरह के हर वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से हम सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कॉमा। यानी मैं दो वेरिएबल, यहाँ एग्जांपल आपके सामने है कि दो वेरिएबल हैं ए और बी, और दोनों किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। तो दोनों को मैंने इजीली डिक्लेयर किया एक ही लाइन में। इस तरह के आपने डेटा टाइप इंटीजर लिखा, आगे वेरिएबल नेम ए, फिर कॉमा वेरिएबल नेम बी। आप चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आप वेरिएबल सी डी ई एफ या जो भी आप नाम रखना चाहें, जो नेमिंग के लिहाज से रूल को फॉलो करते हुए आप एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, इसमें नंबर ऑफ लेन्स हैं। एक एक करके हम इसको देखते हैं कि पहली लाइन में क्या, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में क्या हुआ है। तो पहली लाइन में आप देखिएगा इंटीजर ए बी सी, लेकिन बीच में क्या है? कॉमा। तो इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी। हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे तीन वेरिएबल ए बी सी, और इनका टाइप क्या है? इंटीजर। तो ये एक ही लाइन में आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अगर यही काम तीन लाइन में करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं इंटीजर ए सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन इंटीजर बी सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन इंटीजर सी सेमीकोलन। लेकिन आप बड़ी आसानी से जब एक लाइन में काम करेंगे तो ज़्यादा लाइन इस्तेमाल करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब अगर मैं इनको डिक्लेयर करके साथ साथ इनिशियलाइज भी करना चाहूँ तो क्या एक लाइन में कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखिएगा, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 कॉमा बी इज इक्वल टू 10। देखिए, इस लाइन को आप ऊपर वाली लाइन से अलग करके समझिएगा। ये अलग अलग हम पॉइंट को समझ रहे हैं, ऐसा ना कि आप पहले वाली लाइन और उसको मिला के मिक्स कीजिएगा, नहीं। यहाँ पे हमने ए और बी को डिक्लेयर किया, ठीक है जी, लेकिन साथ साथ इनिशियलाइज भी किया और एक ही लाइन में किया। तो यहाँ पे दोनों चूँकि डेटा टाइप इंटीजर टाइप हैं, तो हमने इंटीजर डेटा टाइप को कॉमन लिया, ए इज इक्वल टू 10 और कॉमा बी इज इक्वल टू 10। अब इसी तरह कॉमा सी इज इक्वल टू 15 वगैरह आप लिख सकते हैं। तो एक ही लाइन में ना सिर्फ आप डिक्लेयर कर सकते हैं बल्कि आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, हमारे पास जो बाइट बी इज इक्वल टू 22। तो आपको याद है कि डेटा टाइप बाइट भी एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है, बाइट है, शॉर्ट है, बोलियन। तो बाइट एक डेटा टाइप है, इसको हमने यहाँ पे बी एक वेरिएबल लिया जिसका टाइप क्या है? बाइट। बी एक वेरिएबल है और टाइप क्या है? बाइट। और उसको साथ साथ इसके एक वैल्यू भी हमने असाइन किए, तो इनिशियलाइज कर दिया। तो बाइट बी इज इक्वल टू 22। देखिए, यहाँ आप कैपिटल लेटर लें, स्मॉल लेटर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल। डबल भी एक डेटा टाइप, और पाई इज इक्वल टू 3.14159। हमने डबल डेटा टाइप, एक पाई वेरिएबल है जिसके टाइप का डबल है, वो डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। तो आप देखिएगा, आप ये नहीं कि आप सिंगल कैरेक्टर ही दे सकते हैं, ए बी सी, आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर पर मुश्तमिल वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है पी आई मिला के पाई, अब ये एक वेरिएबल नेम है। डिक्लेयर एंड असाइन अ वैल्यू ऑफ पाई। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर, डेटा टाइप कैरेक्टर है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कॉमा इस्तेमाल किया, इन्वर्टेड कॉमा। देखिए, कैरेक्टर के लिए जो भी आप वैल्यू असाइन करेंगे किसी वेरिएबल में, उसको इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करेंगे। अब आप ये ना समझे कि मैंने कैरेक्टर ए इक्वल टू ए लिखा, आप कुछ भी ले सकते हैं कैरेक्टर। उसके बाद जो ब्लैक कलर में ए आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो आप बी भी लिख सकते थे, सी भी लिख सकते थे, जो आपके नेमिंग के लिहाज से, आइडेंटिफायर के लिहाज से रूल है, उनके मुताबिक कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन अगर वो कैरेक्टर टाइप है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लेटर आप इस्तेमाल करेंगे अगर आप वैल्यू असाइन करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे, और उसको इन्वर्टेड कॉमा में आपने इनक्लोज करना है। रूल्स ऑफ रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, ये तकरीबन काफ़ी हद तक हमने इसको देख लिया, ज़रा सा और देख लेते हैं। तो एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद आइदर अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल।
तो आप अल्फ़ाबेट A to Z स्मॉल या कैपिटल, अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर का जो सिंबल है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और करेंसी, करेंसी में डॉलर भी आते हैं और दूसरे भी सिंबल आते हैं, तो करेंसी सिंबल से इस्तेमाल कर सकते हैं। नो स्पेस आर अलाउड इन द वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये नहीं कि आप नाम ऐसा रखें कि बीच में स्पेस आप यूज़ करें, नहीं, स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो स्पेस के बजाय आपको अपनी सहूलत के लिए वहाँ पे एक अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। except underscore no special symbol are allowed in the middle of the variable declaration, तो आप अंडरस्कोर इस्तेमाल करेंगे, जो लास्ट टाइम हमने कहा स्पेशल आप कैरेक्टर करेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। वेरिएबल नेम ऑलवेज शुड एग्जिस्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे नाम पहले आएगा उसकी वैल्यू बाद में आएगी, नाम पहले आएगा और वैल्यू बाद में आएगी। लिखेंगे इंटीजर ए इक्वल्स 10, तो आप इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि 10 इक्वल इंटीजर ए, ये नहीं है। जो इसके रूल है उसके लिहाज से पहले आपको वेरिएबल नेम लेफ्ट साइड में, फिर इक्वल या असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद वैल्यू। ठीक है जी। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल इज 64 कैरेक्टर्स, तो अगर आप जो नाम रखना चाहते हैं आइडेंटिफायर के लिए तो इसके मैक्सिमम लेंथ 64 कैरेक्टर है, जो कि बहुत काफ़ी है हमारे लिए। नो कीवर्ड शुड एक्सेस वेरिएबल नेम, कीवर्ड उन अल्फाज को कहते हैं जो जावा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए ख़ास करते हैं, जैसे एक लफ्ज़ है क्लास, एक लफ्ज़ है आपके पास मेन, एक वर्ड है कैरेक्टर वर्ड, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने ख़ास मकसद के लिए सेट किए हुए, तो उनको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक नोट, आप एक्चुअली अ वेरिएबल आल्सो कैन स्टार्ट विद डिफरेंट साइन और करेंसी साइन अदर देन डॉलर सिंबल। ठीक है, जो करेंसी साइन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रूल आपको याद करना होंगे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो वेरिएबल हो गए, क्लास हो गए, मेथड हो गए और इंटरफेसेस और ऐसी चीज़ें जिनको आपने डिक्लेयर करना है, तो उनके रूल के मुताबिक ही आप डिक्लेयर करेंगे। तो जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अपर एंड लोअर केसेस आर डिफरेंट, तो अगर आप वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे तो अपर और लोअर केस के लिहाज से अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। आपने नंबर लिखा NUMBER स्मॉल में, फिर आपने N कैपिटल लिखा NUMBER, या आपने N स्मॉल U कैपिटल MBER, ये तीनों अलग अलग आइडेंटिफायर हैं, अलग अलग वेरिएबल नेम है। अब कुछ एक एग्जांपल हम देखते हैं कि कुछ वैलिड आइडेंटिफायर हैं क्यों वैलिड हैं, और कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं क्यों इनवैलिड हैं। पहले देखते हैं हमारे पास वैलिड आइडेंटिफायर में इंटीजर ABC, इंटीजर डेटा टाइप है, ओके। आपने आइडेंटिफायर ABC स्मॉल लेटर से एक से ज़्यादा लेटर हैं, कोई स्पेस बीच में नहीं है, और आप बड़ी आसानी आप, तो ये आइडेंटिफायर वैलिड है। कैरेक्टर ए कैपिटल बी सी, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर एक से ज़्यादा है, कोई मसला नहीं। इंटीजर फर्स्ट वेरिएबल, देखिए आपने फर्स्ट वेरिएबल लिखा लेकिन फर्स्ट और वेरिएबल VAR के दरम्यान में अंडरस्कोर, ये भी वैलिड है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट अंडरस्कोर वेरिएबल मिला के एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम है और ये वैलिड है। नेक्स्ट फ्लोट अंडरस्कोर फर्स्ट, आपने फ्लोट लिखा फिर स्पेस अंडरस्कोर फर्स्ट, देखिए अंडरस्कोर से आप किसी आइडेंटिफायर को वेरिएबल नेम को शुरू कर सकते हैं, तो अंडरस्कोर फर्स्ट लिखा, दैट इज आल्सो वैलिड। इंटीजर 3A 3BC, अब ये वैलिड नहीं, क्यों वैलिड नहीं, क्योंकि इसमें आपने जो इनिशियल स्टार्टिंग जो लेटर है वो 3 एक नंबर इस्तेमाल किया और नंबर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये इनवैलिड है। आपने इंटीजर ए स्टैरिक या मल्टीप्लिकेशन साइन स्टैरिक बी, तो स्टैरिक एक ऐसा सिंबल है जो आप दरमियान में इस्तेमाल नहीं कर सकते, दरमियान में हमने अगर इस्तेमाल करना है तो अंडरस्कोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीजर ए, तो आप किसी भी वेरिएबल के आइडेंटिफायर के शुरू में साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप करेंसी साइन अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो साइन है ये इस्तेमाल नहीं। इंटीजर वॉइड, इंटीजर डेटा टाइप है, वॉइड वेरिएबल नेम है, ये भी इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है, इसलिए कि वॉइड एक कीवर्ड है, वो VOID आप आगे देखेंगे कि ये एक ऐसा वर्ड है जो जावा ने अपने
लिए ख़ास किया है, तो ख़ास किए हुए वर्ड या कीवर्ड, रिजर्व वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम में या आइडेंटिफायर में। ये कुछ चंद रिकमेंडेशन है, ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, लेकिन इस तरह करना नॉर्मली एक गुड प्रैक्टिस है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज़ अ नेम दैट इज़ सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। यानी नाम ऐसा हो कि आप किस मकसद के लिए वो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेरिएबल का नाम भी वही रखें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि एक वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपने क्या लिखा इंटीजर नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप इसके बजाय आप इंटीजर ए लिखते, इंटीजर बी लिखते, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उससे एक जो डिस्क्रिप्शन होती है वेरिएबल की कि किस मकसद के लिए उस प्रोग्रामिंग में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होती। जब आप ये इस तरह लिखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट या मुख्तलिफ अंदाज से नम स्टूडेंट, तो आपको पता चल जाता कि जब आप दोबारा गो थ्रू करते प्रोग्रामिंग में कोडिंग को देखते कि ये जो वेरिएबल है वो किस मकसद के लिए आपने इस्तेमाल किया। तो साथ साथ ये ऐसे जो मीनिंगलेस किस्म के नाम है जैसे ए बी सी जे के आई वन डब्ल्यू, वन डब्ल्यू तो वैलिड नहीं है, डब्ल्यू वन, तो वो आप इस्तेमाल नहीं करें। कर सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेशन है, नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप ऐसे वेरिएबल इस्तेमाल ना करें जो बाद में आपके प्रोग्रामिंग को मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम हो। और ये अवॉइड सिंगल अल्फ़ाबेटिक नेम, जैसे अभी कहा कि ए बी सी वगैरह आप ना कीजिएगा। हाँ, कुछ जो अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जो ख़ास मीनिंग के लिए ख़ास होते हैं, जैसे एक्स वाई ज़ी, ये कोऑर्डिनेट के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप कर सकते हैं। आई इंडेक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप कर सकते हैं। तो कुछ जो जो बाय यानी अंडरस्टूड है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी और मकासद के लिए वेरिएबल जो आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप ऐसे इस्तेमाल करें जिससे उनके नाम या आइडेंटिफायर ऐसे हों कि आपको आइडेंटिफायर देखते ही साथ आपको समझ आए कि वो वेरिएबल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। Java naming convention is a rule to follow as you decide what to name your identifier such as class, package, variable, constant, method, etc. But it is not forced to follow। यानी अगर आपने यहाँ पे कुछ कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ऐसा किया जाना चाहिए, और जब सब लोग ऐसे ही करेंगे तो आप भी उसी लिहाज से उसी रूल को फॉलो करेंगे, तो एक दूसरे के प्रोग्रामिंग को कोडिंग को समझना आसान होगा। लेकिन ये लाजिम नहीं कि आप ऐसे करें। तो कन्वेंशन और रूल में ये फ़र्क है। रूल में है कि आप यू आर फोर्स टू फॉलो द रूल, कन्वेंशन में यू आर नॉट फोर्स टू फॉलो द रूल। रूल को आपने फॉलो करना है, वैसे ही करना है, उसके बगैर करेंगे तो इनवैलिड है और एरर है। लेकिन कन्वेंशन के मुताबिक करें, अच्छी बात है, बेहतर है। इसके बगैर भी करें तब भी आपका काम चल जाएगा। All the classes, interfaces, packages, method and field of Java programming language are given according to Java naming convention। तो जब हम आगे वन बाय वन चीज़ों को, क्लासेस, इंटरफेस, पैकेजेस को इस्तेमाल करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे कि और मेथड को कि इनके नाम रखते वक्त किस कन्वेंशन को या नॉर्मल प्रैक्टिस को हम फॉलो करेंगे। मेजर नेमिंग कन्वेंशन इन जावा आर पैकेज इन जावा शुड बी इन स्मॉल लेटर। जैसे पैकेज तो आप इस वक्त आप उसकी समझ नहीं आओगी, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए यहाँ पे स्लाइड में ये चीज़ गिवन है कि पैकेज के लिए आप लेटर स्मॉल इस्तेमाल करेंगे बाय कन्वेंशन। ईच वर्ड ऑफ इंटरफेसेस शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो अगर इंटरफेस के लिए आप आइडेंटिफायर इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। ईच वर्ड ऑफ क्लास शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एज स्ट्रिंग। तो क्लासेस के लिए भी आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे, ये कन्वेंशन है, ठीक है जी। मेथड नेम शुड बी इन स्मॉल लेटर एज प्रिंट एलन। प्रिंट एलन एक मेथड है, तो उसको हमने पी से जो स्मॉल लेटर है उससे शुरू किया। कांस्टेंट शुड बी इन ऑल कैपिटल लेटर्स। तो कांस्टेंट जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनके तमाम के तमाम आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ये दोबारा बता रहा हूँ कि ये कन्वेंशन है, चाहे आप फॉलो करें चाहे फॉलो ना करें, आपका काम दूर सूरत में विदाउट एरर हो जाएगा। लेकिन कन्वेंशन से ये होगा कि प्रोग्राम को समझना दूसरों के लिए, आपके लिए और मेंटेन करना आसान हो जाता है। वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्टेड या शुड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर एंड चेंज एज पर वर्ड चेंज। वेरिएबल नेम में जब एक से ज़्यादा वर्ड आते हैं, जैसे कॉलेज, स्टूडेंट, तो कॉलेज एक वर्ड है, स्टूडेंट एक वर्ड है। आप कॉलेज स्मॉल से शुरू किया, COLLGE, उसके बाद स्टूडेंट के लिए आपने S कैपिटल किया, तो ये कन्वेंशन हम इस्तेमाल करते हैं।
तो नेमिंग कन्वेंशन में ये अब स्लाइड है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक पॉज करता हूँ, चाहे आप पॉज कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा पढ़ लें, देख लें, ताकि दोबारा जब हम इन्हीं चीज़ों का नाम लेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो उस वक्त आपको कोई नई चीज़ें नज़र ना आए, आपको ये अंदाज़ा हो कि ये पहले भी हम नाम ले चुके हैं। कीवर्ड इन जावा, जावा में काफ़ी कीवर्ड हैं, इसकी एक लिस्ट में अगली स्लाइडों में आपको डिस्प्ले करूँगा। तो वो जावा कीवर्ड इज़ अ वर्ड विद अ प्री डिफाइंड मीनिंग, यानी ये वो अल्फाज है, ये वो वर्ड हैं जो उनके जावा के लिए ख़ास है, उनके क्या मतलब है ये जावा ने पहले से डिफाइन किया हुआ, आप उसके अलावा किसी और मकसद के लिए इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए हम रिजर्व फॉर जावा कीवर्ड्स मे नॉट बी, they are reserved for Java and keywords may not be used as identifier for naming variable। कीवर्ड को आप किसी वेरिएबल के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना क्लास के लिए, ना मेथड, ना किसी और आइडेंटिफायर के लिए। इसकी एग्जांपल है फाइनल, क्लास, दिस, सिंक्रोनाइज। ये चीज़ें आपको हो सकता है बिल्कुल नहीं लग रही हो, क्योंकि ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल क्लास, दिस, सिंक्रोनाइज। तो अगले लेक्चरों में जब इनकी बारी आएगी उस वक्त इनके मीनिंग की आपको समझ आएगी, लेकिन इस वक्त कम से कम ये है कि ये वो वर्ड हैं जो जावा के लिए ख़ास हैं। इनको आप अपने प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम के लिए, क्लास नेम के लिए, मेथड या इंटरफेस या बतौर आइडेंटिफायर के लिए के इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो इन एक लिस्ट है यहाँ पे लिखा कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड। ये आपके पास जो जावा के वर्जन है उन पे डिपेंड करता है कि कुछ वर्जन में कुछ कीवर्ड हैं, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कुछ कम होंगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लिस्ट आपके सामने है। एब्स्ट्रैक्ट, एसर्ट, बूलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, कैरेक्टर, क्लास, कंटिन्यू। और आपको अंदाज़ा है कि जो कीवर्ड होता है वो ज़्यादा नहीं होते हैं, वो कम होते हैं। तो इनको जब आप प्रोग्रामिंग में कंटिन्यूस काम करेंगे, कोडिंग करते रहेंगे, तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वेरिएबल असाइनमेंट, वैल्यू is assigned to a variable if that is already declared or initialized। अगर आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसमें एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपके पास है डिक्लेरेशन, और एक है इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद है असाइनमेंट। तो आप इंटीजर ए सिर्फ यहीं तक महदूद रहें तो ये डिक्लेरेशन है। आप इंटीजर ए इज इक्वल टू 100 भी लें अपने स्टेटमेंट में, तो ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है, यानी आपने जैसे ही उसको डिक्लेयर किया एक नए वेरिएबल को, साथ साथ उसकी एक वैल्यू भी इसमें स्टोर कर दी। नेक्स्ट लाइन में इंटीजर भी ये सिंपल डिक्लेरेशन है। अब डिक्लेयर करने के बाद आप उसी वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में या काफ़ी चीज़ें आप कर चुके हैं, तो होपफुली ये आपको कोई नई चीज़ें नहीं लगेंगी। तो b इज इक्वल टू 25, देखें b ऑलरेडी डिक्लेयर है। अगर आपने इंटीजर b वाली लाइन के बगैर इसे किया तो एरर होगा, क्योंकि b एक ऐसी चीज़ है जो अन डिक्लेयर है। तो b इज इक्वल टू 25 सिर्फ एक लाइन से काम नहीं चलेगा, पहले आपने इंटीजर b लिखना, यानी b वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद आप उसकी वैल्यू को अलग अलग असाइन करेंगे, अलग स्टेटमेंट में, मौके मौके के लिहाज से, सहूलत ज़रूरत के हिसाब से। जैसे b इज इक्वल टू 25 या b इज इक्वल टू ए। जब b हो सकता है, b हमने जो डिक्लेयर किया होगा वो एज अ कैरेक्टर है। सॉरी, यहाँ पे b इज इक्वल टू ए वही है कि आपके पास जो a वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप b में स्टोर कर रहे हैं। और b इज इक्वल टू ए प्लस 15, तो जो a की वैल्यू उसमें 15 ऐड करें, जो रिजल्ट आता है उसको b में स्टोर करें। तो यहाँ आपके लिहाज से लास्ट लाइन में b की क्या वैल्यू होगी, a आपके पास 100 है, 100 में आपने 15 ऐड किया, 115, तो b इज इक्वल टू 115। तो होपफुली ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपको परेशानी का सामना करना। वैल्यू इज असाइन टू अ वेरिएबल इफ दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड और इनिशियलाइज। तो वैल्यू असाइनमेंट के लिए पहले से डिक्लेयर करना ज़रूरी है। इनिशियलाइज करें या ना करें, लेकिन डिक्लेयर ज़रूर करें। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट पे आप गौर कीजिएगा, a प्लस 2 इज इक्वल टू b प्लस 10। रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई रॉन्ग? कि आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे अगर वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। आप a प्लस 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ a लिखेंगे, b लिखेंगे अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके होंगे। तो अगर मैं a और b पहले से डिक्लेयर कर चुका होता तो मैं ये लिखता a इज इक्वल टू b प्लस 10, तो वो सही होता है, जैसे अगली लाइन में आपको नज़र आ रहा है।
जी या जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो हम अज्यूम करते हैं कि जी और एक्स पहले डिक्लेयर कर चुके हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप कोई वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो वेरिएबल इज इक्वल टू नाउ असाइनमेंट, वो उसमें आप कोई वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, दो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं और फिर उसको असाइन करते हैं z में। तो z इज इक्वल टू x+4। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू पहले से 2 है तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? z इज इक्वल टू x+4। अगर x की वैल्यू पहले से मैं असाइन कर चुका होता 2, तो उसका मतलब है 2+4, 2+4 6, तो z इज इक्वल टू 6। तो इस केस में z की वैल्यू 6। अब यहाँ दोबारा देखिएगा नेक्स्ट थर्ड लाइन में a+14 इज इक्वल टू m। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई रॉन्ग स्टेटमेंट? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आप कोई असाइनमेंट नहीं करते। अब ये ना समझे कि m बराबर है a+14, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर m को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखते m इज इक्वल टू a+14 तो वो सही होता। a+14 इज इक्वल टू m, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा m इज इक्वल टू x+y, ओके, दिस इज करेक्ट। अब x और y को मैं अज्यूम करता हूँ कि पहले से मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ, उनकी कोई वैल्यूज है, x बराबर है 2 है, y बराबर है 5। तो m इज इक्वल टू x+y। x अगर 2 है, y 5 है, तो 2+5 विच इज 7। तो m इज इक्वल टू 7। तो इस तरह आप इस स्टेटमेंट को इस अंदाज में लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट वैलिड है। अच्छा, अब असाइनमेंट में अलजेब्रा के कुछ इक्वेशन है, उनको भी हमें इस्तेमाल करना हो तो जावा में कैसे करेंगे? अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? क्वाड्रेटिक, एक हमारे पास आइडेंटिफायर है, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन जावा में कैसे लिखेंगे? तो जावा में जैसे क्वाड्रेटिक एक आइडेंटिफायर तब बराबर है ए, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टायरिक साइन इस्तेमाल करेंगे, सिंपली ए एक्स नहीं लिखेंगे। और एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, प्लस बी एक्स का मतलब है बी और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी स्टायरिक साइन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी। तो जावा के अपना एक अंदाज होता है, वो आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपको प्रोग्राम एरर। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा अर्ली क्लासेस में, -b+-b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a आप लिखते हैं। जैसे x एक आइडेंटिफायर या वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, वो इसके बराबर है। तो जावा में हम कैसे लिखते हैं? वहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट, SQRT, ये स्क्वायर रूट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर रूट के सिंबल जो यहाँ पे हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो नहीं, बल्कि SQRT ये कीवर्ड है। उसके बाद ब्रैकेट में सारी चीज़ें हम लिखते हैं और एक से ज़्यादा ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो बी स्क्वायर को हम b⁻² लिखते हैं, इसका मतलब है b⁻²। तो आप इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा -4ac। अब 4ac को आप या स्टेरिक साइन लगाना चाहिए, 4 स्टेरिक ए स्टेरिक सी। ठीक है जी, इस तरह डिवीजन में ये सारी चीज़ें आप करेंगे, या स्टेरिक साइन लिखेंगे, ये आप अपनी तरफ से लगा। अगर मैं प्रोग्रामिंग करना चाहूँ तो थोड़ी सी एक इन्वायरमेंट है, ये आपके पास नेटबीन का इन्वायरमेंट है, हम नेटबीन के बजाय इक्लिप्स के इन्वायरमेंट में ये काम करेंगे। और बाकी थोड़ी सी इन्वायरमेंट के इंटरफेस के फ़र्क के अलावा बाकी तमाम चीज़ें सेम है। यहाँ देखिएगा आपके पास जो इंटीजर नंबर, ये नंबर जो येलो कलर में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इक्वल्स 10, सेम आपके पास लाइन है। और अगली लाइन में system.out.println, ये हम अपने लैब में हमने बताया था कि कोई आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो आप system.out.println के मेथड इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट में आर्गूमेंट की जगह पे आप कुछ एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और कुछ वेरिएबल की वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगली स्लाइड, यहाँ पे उसी प्रोग्राम को ज़रा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पब्लिक क्लास जावा एप्लीकेशन 1, यहाँ पे पब्लिक किस मकसद के लिए, फ़िलहाल इसको छोड़ दें। क्लास, हम क्लास इस्तेमाल करते हैं जावा में, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। इस क्लास का एक नाम हमने रखा है जावा एप्लीकेशन 1। देखिए जे कैपिटल है जावा, फिर एप्लीकेशन का ए कैपिटल है, उसके बाद आप 1 लिखें 2 लिखें कुछ भी लिखें वो अलाउड है। फिर ब्रैकेट
ओपन और ब्रैकेट क्लोज के दरमियान आपने एक स्टेटमेंट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये आप एज इट इज़ लिखिएगा फिलहाल। ये भी इसके तमाम मीनिंग है, लेकिन ये जब एडवांस लेवल पे आएंगे फिर इसकी आपको समझ आएगी, ये अर्ली क्लासेस में डिस्कस नहीं करते। उसके बाद जो मेथड के इंटरनल जो आपके पास ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे विद इन दीज ब्रैकेट हम लिख रहे हैं इंटीजर नंबर 10। तो आप बता सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं एक वेरिएबल नंबर के नाम से, और इसका टाइप क्या इंटीजर है, उसमें वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 10। उसके बाद अब देखिए नंबर इक्वल्स 10, तो नंबर की वैल्यू क्या है 10। उसके बाद प्रिंट एलन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे सिस्टम डॉट आउट, ये बिल्ट इन हमारे पास काफ़ी चीज़ें सहूलतें हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जैसे आप सी में प्रिंट एफ लिखते थे, बिल्कुल किसी हद तक उसी जैसी चीज़ है, किसी हद तक। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप या तो आप वेरिएबल ऐसे लिखते तो वो वैल्यू आप प्रिंट करते, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं एज इट इज़, कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो वैसे ही प्रिंट हो जाए, तो आप डबल कॉमास के अंदर आपको लिखना होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ नंबर इज़, तो ये जो आपने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमास में, ये एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा, डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद प्लस प्लस नंबर, अब नंबर आप जो एक वेरिएबल है यहाँ पे नंबर लिखा हुआ नहीं आएगा, नंबर के बजाय उसकी वैल्यू आएगी। तो जो आउटपुट होगा वो वैल्यू ऑफ नंबर इज 10। ठीक है जी। तो प्लस ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स, आप एक स्ट्रिंग को दूसरे के साथ साथ लिखना चाहेंगे तो आप प्लस जो ऑपरेटर है जावा में आप इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ नंबर इज 10। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। डेटा टाइप को समझते हुए फिर हम इंशाल्लाह नंबर ऑफ़ लैब्स करेंगे। तो आपको होपफुली जो समझने में दिक्कत अगर हो रही तो प्रोग्रामिंग के साथ साथ वो चीज़ें भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, आपको इंशाल्लाह इनकी समझ आ जाएगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।